नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य जो संघ एवं राज्य की सेवाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है तथा लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस तथा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं एक सीरीज में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आपको मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, इसकी प्लेलिस्ट है और इसकी स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब में पड़ा हुआ है। उससे आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और मेरा पूरा दावा है, पूरा विश्वास है कि मैं अपने 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूं कि अगर आपने मेरे इन YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपने उसको गंभीरता से पढ़ लिया तो आपका इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस का जितना भी पोर्शन पॉलिटिक्स रिलेटेड है आपका गलत नहीं जाएगा। तो आज हम अनुच्छेद 308 से 323 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 308 में तो निर्वचन किया गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है, इसमें किसी चीज की व्याख्या नहीं की गई है। भारत में या राज्य में, भारतीय संघ के अंतर्गत या राज्यों के अंतर्गत जो भी सरकारी सेवक है, सिविल सेवक है, वो अनुच्छेद 309, 310 और 311 से गवर्न होता है। जब आप सिविल सेवा में प्रवेश करते हैं, आईएएस या पीसीएस बनते हैं या कोई भी सरकारी सेवा आप ज्वाइन करते हैं, तो आप पर सेवा ज्वाइन करते ही अनुच्छेद 309, 310, 311 लागू हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो सेवा नियमावली है, जिस नियमावली के द्वारा आपका चयन किया जा रहा है लोक सेवा आयोग द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, वह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आपकी सेवा नियमावली बनाई जाती है। तो अनुच्छेद 309, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में सिविल सेवकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का उल्लेख है। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ जाए कि सिविल सेवकों की या सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सेवा नियमावली, सेवा शर्तें, पदोन्नति की शर्तें, प्रशिक्षण की शर्तें, सेवा के दौरान उनको मिलने वाले लाभों की शर्तें, उनको पद से हटाने की तरीके, उनको पदोन्नति का तरीका, जो कुछ भी सेवा में उनको भविष्य में प्राप्त होगा, उसके बारे में जो नियम बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 309 में होते हैं। ठीक है, तो एक अनुच्छेद अपने लिए हमेशा याद करके रखिएगा कि सरकारी नौकर हमेशा अनुच्छेद 309 से गवर्न होता है और यह आपके संविधान का पार्ट है। तो आप समझ लीजिए एक सरकारी कर्मचारी कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में है। और जिस सरकारी कर्मचारी का सेवा नियमावली अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नहीं बनाई गई है, वह प्योरली विशुद्ध सिविल सेवक नहीं है। जो विशुद्ध सिविल सेवक होगा वो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत है, जिस पर महामहिम राज्यपाल राज्य के संबंध में और महामहिम राष्ट्रपति संघ के संबंध में उसके नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तों के अंतिम निर्धारक अधिकारी होंगे। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 310 सरकारी सेवकों की पदावधि का उल्लेख किया गया है और साफ कह दिया गया है कि कोई भी सिविल सेवक अगर वो केंद्र का, ऑल इंडिया सर्विस का, सेंट्रल सर्विसेज का, यूनियन टेरिटरी का सिविल सेवक है
तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वो सिविल सर्वेंट, वो लोक सेवक राज्य में तैनात है, राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वह राज्यपाल महोदय के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ये कहाँ लिखा है? यह अनुच्छेद 310 में लिखा है। तो 310 और हमको शर्तें देता है, हमको सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 311 हमको सुरक्षा देता है। अगर आ जाए कि सिविल सेवकों को सुरक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है, तो अनुच्छेद है 311। अनुच्छेद 311 क्या कहता है कि सरकारी सेवकों को डिसमिस या पद से हटाया जाना, रिमूवल या पदोन्नति, जिसको बोलते हैं डिमोशन, रिडक्शन इन रैंक किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किसी भी सिविल सेवक को सेवा से हटाया जा सकता है। अब इन तीनों के शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। डिसमिस का मतलब है यदि किसी सिविल सेवक को नौकरी से निकाला गया और उसको नौकरी से निकालते समय उसके आदेश में डिसमिस शब्द लिख दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वह अधिकारी भविष्य में किसी भी शासकीय सेवा के पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। वह अधिकारी जब पद से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है, तो भविष्य में ना तो वो राज्य की किसी सेवा में और ना ही केंद्र की सेवा में जा सकता है। ठीक है। वो हमेशा के लिए सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पद से हटाते समय रिमूवल लिखा जाता है, नौकरी से निकालते समय रिमूव फ्रॉम द सर्विस लिखा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह इस सेवा से तो निकाला गया है, लेकिन भविष्य में वो चाहे तो भविष्य में वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, वो एलिजिबल हो सकता है। भविष्य की सेवा में से उसको वंचित नहीं किया गया है, तो उसका मतलब रिमूवल होता है। तीसरा है पदोन्नति या रिडक्शन इन रैंक। इसको हम रिडक्शन इन रैंक और डिमोशन कह सकते हैं। जब पनिशमेंट के द्वारा किसी अधिकारी को अपने वर्तमान पद से निचले पद पर या सेवा में आने वाले पद पर जब लोअर रैंक में उसको भेज दिया जाता है, तो उसको हम पदोन्नत कहते हैं। इस प्रकार के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं किसी भी सिविल सेवक को। लेकिन सिविल सेवक को सुरक्षा मिली है भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में। जब भी ये काम किया जाएगा तो उसको युक्त रीजनेबल आपको मौका दिया जाएगा जिससे वो अपनी बात कह सके। प्रथम दृष्टया उसको सेवा से नहीं निकाला जाएगा, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। हमारे संविधान में यह भी उल्लेख है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। लेकिन सामान्यतः यदि कोई उसको दंड दिया जाता है तो शासकीय सेवक को सुनने का अधिकार है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। और जब ये आदेश जारी किए जाएंगे, डिसमिसल वाले, रिमूवल वाले और रिडक्शन इन रैंक वाले आदेश, तो किसी भी दशा में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि उसकी चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, उसका नियुक्त प्राधिकारी महामहिम राज्यपाल हैं। अगर पीसीएस का अधिकारी है, आईएएस का अधिकारी है, अगर उसके नियुक्त प्राधिकारी महामहिम राष्ट्रपति है, तो ये आदेश उनकी सहमत के बाद ही जारी किया जाएगा। निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं यहां देखिए नोट किया है कि कुछ परिस्थितियों में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। यह हमारे संविधान में लिखा है। जब आपराधिक आरोप सिद्ध हो जाए, मान लीजिए उस सिविल सेवक के खिलाफ कोर्ट में कोई ऑर्डर चल रहा था, मुकदमा, और वहां उसको पनिश कर दिया गया, तब उसके संबंध में किसी प्रकार की विधायी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो स्वतः ही उसको दंड दे दिया जाएगा। नंबर 2, जब सक्षम या सशक्त प्राधिकारी लिपिबद्ध कर दे कि क्यों जांच की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उसने ऐसा काम किया है जिसमें प्रथम दृष्टया लगता है किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने लिखा है यहां पर सक्षम एवं सशक्त प्राधिकारी।
मान लीजिए महामहिम राज्यपाल या कैबिनेट ने ही, प्रदेश की कैबिनेट या सेंट्रल की कैबिनेट ने ही ये निर्णय ले लिया कि इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध देश अधिकारी की ये सिविल सेवा में रहने योग्य नहीं है, तब ऐसे इस संबंध में किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा तरीका क्या होता है, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि इस शासकीय सेवक से राज्य की सुरक्षा खतरे में है, तो ऐसे समय पर, ऐसे जब अवसर आते हैं तो सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत के संविधान में जुडिशरी को रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। तो माननीय न्यायालय के जो दरवाजे हैं हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। माननीय न्यायालय इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, अगर माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये बिल्कुल से सही तरीके हैं जो इसको बिना सुनवाई के सेवा से हटाया गया है, पदच्युत किया गया है, तो माननीय न्यायालय भी इन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप नहीं करता। तो आप समझ गए, अगर पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर क्वेश्चन आता है कि भारत के सिविल सेवकों को या राज्य के सिविल सेवकों को या सरकारी सेवकों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको एक प्रकार से संरक्षण दिया गया है सेवा का, तो वह अनुच्छेद 311। और आपको डिसमिस, रिमूवल एवं रिडक्शन इन रैंक का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब आता है अनुच्छेद 312। 312 अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात करता है। मैंने इससे पहले एक बार आपको बताया था, अखिल भारतीय सेवा हमारे देश में दो सेवाएं स्वतंत्रता के समय, भारतीय संविधान के निर्माण के समय और स्वतंत्रता के समय दो अखिल भारतीय सेवाएं थी, इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको संविधान में इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा गया। 1963 में 3 अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। आपको पता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो संसद कानून बनाएगी। यानी कि अखिल भारतीय सेवा को बनाने का अधिकार संसद को है, राज्यसभा को नहीं है। राज्यसभा प्राथमिक कार्य करेगा। प्राथमिक कार्य क्या करेगा? वो ये बताएगा कि इस अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है 2/3 बहुमत से, अपना प्रस्ताव पारित करके। ये टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है कि अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास। तो जल्दबाजी में अभ्यर्थी तुरंत राज्यसभा टिक लगा देता है, क्योंकि उसको बार बार रटा दिया जाता है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार है, जो कि गलत है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार संसद को है। यदि संसद न लिखा हो विकल्प में तो आप राज्यसभा में टिक लगा दीजिए, ठीक है। और अगर संसद लिखा है तो संसद टिक लगेगा। अगर इनमें से कोई नहीं लिखा है, दोनों नहीं है, इसमें से संसद भी नहीं है और राज्यसभा भी नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि अखिल भारतीय सेवा को बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन राज्यसभा की सहमति पर, ठीक है। अब आता है, हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया कि संघ एवं राज्य की सेवाओं को किन किन अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है और किन के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 312 में एक बात और कहा गया है, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1963 में 3 अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संकल्प पारित किया था राज्यसभा ने। वो थी भारतीय वन सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, इंजीनियरिंग सर्विस जिसे कहते हैं, और भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवा बनाने की बात कही थी, लेकिन इसमें से एक सेवा जो भारतीय वन सेवा है, इसको 1966 में अखिल भारतीय सेवा के रूप में संसद ने कानून बनाकर इसको अखिल भारतीय सेवा बना दिया। वो कौन से है? भारतीय वन सेवा। तो वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। सन याद रखिएगा, 1966 में भारतीय वन सेवा सृजित हुई थी। अब हम आते हैं लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में। देखिए, लोक सेवा, आप कहते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता मैकाले को कहा जाता है, क्योंकि मैकाले ने ही पहली बार मेरिट बेस्ड सिस्टम किया था।
पेपर में आएगा कि मेरिट बेस्ड सिस्टम को लाने वाला भारत में कौन है सिविल सेवा को, तो मैकाले है। ठीक है। और भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में हुई थी, 1855 में लंदन में। यह भी याद रखिएगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। मैकाले समिति ने उस समय जब इसको मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में, तब इसकी आयु थी 18 से 23। इस पर बहुत विरोध भी हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह ने विरोध किया था। कारण क्या था आपको पता है, भारत के जो अभ्यर्थी थे वो 11 साल 12 साल में तो स्कूल ही जाना शुरू करते थे। 23 साल 24 साल में तो वो ग्रेजुएट हो पाते थे। तो जब तक वो ग्रेजुएट हो पाते थे तब तक उनकी ये आयु समाप्त हो जाती थी। तो इसका विरोध किया गया था। लेकिन शुरुआती दौर पर 18 से 23 साल मैकाले समिति ने उम्र रखी थी। और जबकि 1860 में इसको और घटा दिया गया था, 23 से 22 साल कर दिया गया था, ताकि इंडिया के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस परीक्षा में बैठ ही ना पाए, या बैठे तो केवल एलीट वर्ग के लोग बैठ पाए। 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह आयोजित हुई। यानी कि 1922 से पहले सिविल सेवा की परीक्षा हमेशा विदेश में, इंग्लैंड में होती थी। भारत का कोई व्यक्ति अगर एग्जाम देना चाहता था तो मानी बात हो, एलीट संवर्ग का होगा, संपन्न संवर्ग का होगा, पैसे वाला होगा, तो उसको इंग्लैंड जाके एग्जाम देना पड़ता था। 1922 में पहली बार इलाहाबाद में ये परीक्षा कराई गई थी। 1926 में अगर पेपर में आएगा कि लोक सेवा आयोग, अब आता है हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का जन्म किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था, तो यह ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था 1926 में। 1919 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके अंतर्गत हमारे देश में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसको हमने कहा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान रखिए 1926 में था ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1935 में बन गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 26 जनवरी 1950 को बन गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक। अब हम आते हैं और यह भी बता दें कि पहला लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। सर रोज बारकर, पेपर में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आता रहता है। अब हम आते हैं लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। चूंकि मेरा ये वीडियो का स्ट्रक्चर में लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तीनों को संयुक्त करके बनाया गया है, इसलिए बहुत ही सहजता से इसको समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर में आएगा कि लोक सेवा आयोग के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है, तो 315 से लेकर 321 तक। याद रखिए, लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, या लोक सेवा आयोग के बारे में, या संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि ये अनुच्छेद तीनों पर लागू होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि यूपीएससी के लिए कोई अलग आर्टिकल है और पीएससी के लिए अलग आर्टिकल है और ज्वाइंट पीएससी के लिए कोई अलग आर्टिकल है। सारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 से 321 में इन तीनों के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 315 से प्रारंभ होता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में है। ठीक है। अखिल भारतीय परीक्षाएं, केंद्रीय सेवा की परीक्षाओं के कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इनके अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करेंगे। तीसरा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ये थोड़ा आपको अलग सा नाम दिख रहा होगा। हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य ये चाहते हैं कि उन राज्यों की सेवाओं से संबंधित नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग ही करे, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं।
या दो से अधिक राज्यों के नियुक्ति के लिए एक ही आयोग का गठन किया जाए तो ऐसे आयोग की गठन राष्ट्रपति महोदय करेंगे, भारत सरकार करेगी। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं अनुच्छेद 316 में। 315 में तो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो गई। अनुच्छेद 16 में इनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावत की बात की गई है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग चूंकि संयुक्त है, एक या दो से अधिक राज्य मिलकर एक आयोग बना रहे हैं भर्ती के लिए, तो मानी बात है कि इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। जब राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है किसी एक राज्य के लिए अपना लोक सेवा आयोग, ठीक। इसी अनुच्छेद 316 में कहा गया है, अगर संघ लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसका टेन्योर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरी हो जाए। यदि 6 वर्ष पूरी हो गई तो फिर वो अपने पद से हट जाएगा, भले ही उसकी आयु 65 वर्ष पूरी ना हो। यदि उसकी आयु पहले 65 वर्ष पूरी हो गई और 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया तो भी वो पद से हट जाएगा। जो काम पहले हो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और मेंबर है या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष मेंबर है तो पदावत तो 6 वर्ष होगी, लेकिन अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। जो पहले पूरा हो जाएगा वो पद से हट जाएगा। एक यह भी है जो टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, प्री पेपर में, कि मान लीजिए कि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है, बीमार है या कार्य करने के अयोग्य है, तब उसकी जगह पर कौन अध्यक्षता करेगा। तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग का मामला है तो राज्यपाल उनमें से जो सदस्य हैं लोक सेवा आयोग के, उनमें से किसी सदस्य को अध्यक्ष की कार्य को संभालने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर वो संघ लोक सेवा आयोग का मामला है या संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग का मामला है तो राष्ट्रपति महोदय उस आयोग में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएंगे। बाहर से अध्यक्ष नहीं लाएंगे, उन्हीं सदस्यों में से कोई बन जाएगा यदि अध्यक्ष अनुपस्थित चल रहा है। कोई भी सदस्य, यह भी है, लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य जब पद से हटेगा या 5 वर्ष 6 वर्ष की अवधि पूरी करेगा तो वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। यानी कि सदस्य 2 बार सदस्य नहीं बन सकता। अपना सदस्य जो सदस्य है वो अपनी सदस्यता को पूर्ण करने के बाद पद से हट जाएगा। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर पुनः पद प्राप्त कर सकता है। कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर जा सकता है। सेम पद पर ना जाकर उच्च पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। एक अनुच्छेद 317 में यह है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कैसे हटाए जाएंगे। केवल एक तरीका हटाने का है। आपको मैंने बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उच्च न्यायालय के जज हो गए, सीएजी हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनको हम 2 आधार पर हटाते थे, मिसबिहेवियर एवं इनकैपेसिटी, यानी कदाचार और अक्षमता के आधार पर हम उनको हटाते थे। लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हम केवल कदाचार के आधार पर हटाएंगे। एक शब्द याद कर लीजिएगा, कदाचार, मिसबिहेवियर, पेपर में आ जाएगा। मिसबिहेवियर के आधार पर हटाते हैं, अक्षमता और कदाचार के आधार पर हटाते हैं, महाभियोग द्वारा हटाते हैं, इनमें से सभी द्वारा हटाते हैं। गलत। केवल एक ही शब्द याद रखिए, कदाचार के द्वारा हटाया जाता है।
और इनके लिए महाभियोग नहीं लाया जाता। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया में अनुच्छेद 145 में एक प्रक्रिया को उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय अपनी जांच की प्रक्रिया निर्धारित करेगा। तो जब ऐसा मामला आता है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यदि इनमें से किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटाना होगा तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करने के लिए कहेंगे और उच्चतम न्यायालय अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। और उसमें रिपोर्ट में लगता है कि ये कदाचार के दोषी हैं तो राष्ट्रपति हटा देंगे। इसमें संसद में अभियोग महाभियोग लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति अपने आदेश से हटाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, चाहे वो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो स्टेट का, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, लेकिन जांच कराएंगे राष्ट्रपति। ये मत सोच लेना पेपर में आ जाए कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जांच कौन कराता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो ध्यान रहे राष्ट्रपति। ये दिमाग में बिल्कुल मत दौड़ा लेना कि राज्य का जब सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, तो जांच भी कराएगा राज्यपाल। गलत। नियुक्ति तो करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया करेगा राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित कर सकता है राज्यपाल जब जांच कर रहे हो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो राज्यपाल निलंबित करने का अधिकार है। निलंबन नहीं करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन पद से हटाएंगे राष्ट्रपति। निलंबन का काम है राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा, और पद से हटाने का काम है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। ठीक। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों की संख्या बताई गई है, सेवा शर्तें बताई गई है और संसद को अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिया गया है कि इनकी सेवा शर्तें बनाएं। ठीक है। लेकिन इसमें लिखा गया है कि टोटल सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्य जो होंगे वो 10 वर्ष की संघ और राज्य की सेवा करने वाले शासकीय सेवक होंगे, यानी कि 50% गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही इसका मेंबर बनाया जाएगा। अनुच्छेद 319 में यह कह दिया गया है कि पद समाप्त होने के बाद, पदावधि पूरा करने के बाद कोई भी सरकार के अधीन पद को धारण नहीं करेंगे। गवर्नर बन सकते हैं, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, सरकार का पद नहीं है। अनुच्छेद 320 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है। ये कौन कौन से कार्य करता है? ये परीक्षाओं को कराता है, ये आपका सिविल सर्वेंट के डिसिप्लिन एक्शन के संबंध में सरकार को राय देता है, यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई विशेष काम करने के लिए बात करता है, ये सिविल सेवकों के पदोन्नत के बारे में अपना परामर्श देता है। ध्यान रहे, ये ट्रांसफर करने पर, ट्रांसफर के मामले में परामर्श नहीं देता है। ट्रांसफर सरकार का काम है। अगर पेपर में आ जाए कि सिविल सेवकों के ट्रांसफर पर परामर्श देता है तो गलत। हाँ, डेपुटेशन पे जाने पर परामर्श देगा, एक सेवा से दूसरी सेवा के स्थानांतरण पर परामर्श देगा, लेकिन सामान्य ट्रांसफर पर यह परामर्श नहीं देता। ठीक। अनुच्छेद 322 में आयोग के व्यय के बारे में है। इनका आयोग का जो भी खर्चा होगा वो संचित निधि पर भारित होगा, उस पर वोटिंग नहीं होगी। अगला है अनुच्छेद 323, राज्य का लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को दिया जाएगा और राज्यपाल अपने अपने विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों की सेवाओं के बारे में ये जो मेरा वीडियो है और जो आपके सामने ये नोट्स दिख रहा है, स्क्रीन शॉट दिख रहा है, इसको आप ले लीजिए और इसको आप अच्छे से बना लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। यदि इस पर कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि इस पर और भी स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी है तो आप मुझको कमेंट्स करिए। जितने आपको अच्छे से अच्छे कमेंट्स करेंगे मैं उतना आपको विस्तार से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।